नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश ओनो स्टडी भी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, आप लोग सभी लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और ओनो स्टडी पे जो मेरी अब तक की क्लासेस हुई हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए हम आज जो कि एक अलग तरीके से टॉपिक को उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बस एक अलग तरीका, अलग एटीट्यूड है उसको पढ़ाने का। कि थोड़ा सा पीडीएफ में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने पीडीएफ का एक सपोर्ट लिया। बाकी चीज़ें मैं अपने वर्ड्स में आप लोगों को क्लियर करूँगा। एक चीज़ याद रखना, कुछ कहने से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अपनी सारी क्लासेस को विद इन 5 मिनट के अंदर पूरी को जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं उसको रिवाइज कर देंगे। एक बार रिवाइज इसलिए करेंगे, रिवीजन ही एक सबसे मूल मंत्र होता है सक्सेस का। दूसरा होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और तीसरा होता है आपके पास सिलेबस होना चाहिए जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये 3 मूल मंत्र जो है सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी टेबल एंड अंडर चेयर पे अपना स्टडी के लिए बैठिए, तो ये 3 ऑब्जेक्ट या 3 प्रिंसिपल फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मूल मंत्र होता है। बाकी कोई बाबा या फिर कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। अगर कोई बाबा है तो यही 3 चीज़ होती है कि जो आपको सिलेक्शन दिला सके। और इससे पहले कि मैं कुछ और पढ़ाऊँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। और मैं प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताऊँगा, क्योंकि मैं जो खुद फील करता हूँ और जो मुझे महसूस होता है वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, गांधी जी के लिए एक बार ऐसा हुआ कि गांधी जी के पास एक औरत गई और उसने कहा, बाबा जो है कि गांधी तो बाबा ही ठहरे। तो उनसे कही, उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा है कि मेरा लड़का जो है कि गुड़ बहुत खाता है और ये हो सकता है इसके लिए जो कि बेनिफिशियल ना हो। तो गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 1 हफ्ते के बाद आइए और जो है कि मैं जो है कि आपको कोई ना कोई सलूशन तो निकाल के बताऊंगा। तो जब 1 हफ्ते के बाद औरत वो गई गांधी जी के पास, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को कि देखो बेटा, ये सारी चीज़ें जो कि ये दिक्कत होती है गुड़ ज़्यादा खाने से लिए, और आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें प्रॉब्लम बताई। तो औरत ने पूछा गांधी जी से कि बाबा ये चीज़ तो आप उस दिन भी बता सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं गुड़ खुद खाता था बहुत ज़्यादा, तो इस बच्चे को कैसे मैं बताता। मैंने 1 हफ्ता कोशिश किया कि मैं गुड़ को छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ। जब मैंने छोड़ दिया तो मुझे लगा कि नहीं, ये पॉसिबल है। तो गांधी जी ऐसे नहीं महात्मा बोले जाते हैं, और उन्होंने बहुत चीज़ों को ना प्रैक्टिकल चीज़ों को करते थे। अगर आप मॉडर्न इंडिया इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो उसमें जब कोई चीज़ करते थे तो अंग्रेज उनको रोकते थे। तो कहते भाई, हम तो अपने रास्ते से जा रहे हैं, अगर तुम्हारा कानून आड़े आ रहा है तो मैं क्या करूं। मैं तो सीधे रास्ते पे जा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बाइक लेके रास्ते पे जाइए और कोई उस पर जो कि बांस या फिर ऐसा बम्बू से कोई लकड़ी या ऐसा रख दे, तो अगर वो टूटता या फिर कुछ भी होता है तो उसमें वो बाइक वाले की गलती नहीं है, जिसने वो ऑब्जेक्ट को रखा है उस रास्ते पर उसकी गलती है। भाई आपको पता है कि ये रास्ता इसी के लिए आने जाने के लिए, तो आप उस चीज़ को क्यों रख रहे हैं। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा, मेरे रूम में 2 गिलास होते थे, एक कांच का और एक कप जिसमें चाय पीते हैं। तो उन दोनों को बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे संभालने के लिए। अगर उनको चाय पी करके रखना है तो बहुत केयरफुली रखना, कहीं हाथ में ना लग जाए। तो मैंने कहा कि यार इन दोनों को संभालने से अच्छा है कि एक ऐसी मतलब चीज़ लाया जाए जिसमें चाय और पानी दोनों पिया जाए, उनको इतना केयर ना करना पड़े, अगर गिर भी जाए तो टूटे ना। तो उन दोनों कांच और जो मिट्टी का कप था उसको निकाल करके मैं एक कोने में रख दिया, और एक गिलास नया जो कि वो थर्मल टाइप का होता है उसको ला करके रखा। तो मतलब मैं सेटिस्फेक्शन इसलिए मैं थोड़ा सा वो हुआ कि हैप्पी हुआ है कि नहीं यार, अगर कोई चीज़ नाजुक है, अगर कोई चीज़ नाजुक है और उसको अगर आपको बार बार संभालना पड़े, ना केवल घर में बल्कि रिश्ते में भी अगर ऐसी चीज़ें आपको आए कि उन रिश्तों को आपको बार बार ये चीज़ करना पड़े, ठीक है, तो उन रिश्तों को छोड़ दो। ठीक है, अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना तो लोग आपके पीछे आते रहेंगे, तो उनको एक किनारे पे रख दीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए। लोग कहते हैं, मैं आज तो नहीं उस कविता को सुना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा कि कहने वाले लोग बहुत लोग कुछ कहेंगे, लेकिन आपको वही करना है जो आपका दिल कहे। तो लेटेस्ट हम लोग आते हैं अपने क्लास पे आज, राइट। तो क्लास पे आने से पहले जो हम प्रीवियस ईयर के 3 से 4 क्लासेस लिए हैं उस चीज़ को हम अब आगे रिवीजन करके बस मिनिमम 5 मिनट आई विल टेक। उसके बाद जो है कि हम लोग कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग क्या पढ़े थे, लैटिट्यूड, दो वर्ड, ये लैटिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड, राइट। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड।
अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड जाते हैं तो इसको वेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे माइनस का मार्क करते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको प्लस का मार्क करते हैं, राइट। इसके जाते हैं तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर माइनस होगा, राइट। और इसके इधर जाते हैं तो 50 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर या 60 मिनट जो कि आपका प्लस होगा, राइट। इस चीज़ को देख लिया। और इंडिया का कुछ ऐसा ही इंडिया यहाँ पे पड़ता है ऐसे करके, तो इंडिया का जो है कि 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, राइट। तो इसका हम ऑफिशियली 55.30 मिनट का जो कि प्लस में अड़कें क्योंकि ये ईस्ट में पड़ता है। ये चीज़ें हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा और इसे टाइम एंड डेट, राइट, टाइम एंड डेट को हम लोग डिफाइन किए हैं, राइट। अब लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड ये है कि आपको क्लाइमेट एंड द वेदर, राइट। वेदर 2 वर्ड्स पढ़े थे। अगर नॉर्थ इधर जाते तो नॉर्थ पड़ता है और इधर जाते तो साउथ पड़ता है। इस चीज़ को देखें। दूसरी चीज़ जो लॉन्गिट्यूड होता है उसकी जो सबसे 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो सबसे हाईएस्ट जो है कि स्पेस होता है वो इक्वेटर के पास होता है। इक्वेटर के पास जो कि मैक्सिमम, राइट, और मिनिमम यहाँ पे होता है, क्या वहाँ पे होता है? पोल पे होता है। तो यही चीज़ जो कि हम अगर इसमें लें, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड में लें, इनकी जो सबसे हाईएस्ट लेंथ होता है वो इक्वेटर का होता है, मैक्सिमम होता है, राइट। और जो मिनिमम होता है यहाँ पे होता है जो कि मिनिमम होता है इक्वेटर के पास। दूसरी चीज़, इनके जो बीच की दूरी होती है ऑलवेज टू डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस बिटवीन टू जो स्पेस है, डिस्टेंस या स्पेस बोल सकते हैं, वो इक्वल होता है एवरी जो है कि इक्वेटर के पास होता है। ये चीज़ें हमने प्रीवियस ईयर में देखा था। अगला हम लोगों ने जो देखा था, आपको एक चीज़ बता दें, हम लोग प्रेशर बेल्ट देखे थे, राइट। क्या देखे थे? प्रेशर बेल्ट को कुछ ऐसे ही मार्क किए थे हम लोग, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इस तरह से। इसको हम क्या कहते हैं? लो प्रेशर। अगला जो हमने किया था हमने जो कि यहाँ पे मार्क किया था, ये हाई प्रेशर था। आप 30 डिग्री मान सकते हैं और नॉर्थ इधर होगा और 30 डिग्री इधर जो है होगा, 30 डिग्री इधर हो जाएगा कि ये साउथ में होगा आपका। तो इसको हम लोग जो मार्क किए थे इसको हम लोग किए थे हाई प्रेशर किए थे और इसको हम लोग हाई प्रेशर किए थे। अगला जो हमारा मार्क था वो जो था कि आपका 65 था, नॉर्थ में था डिग्री, और 65 ये जो यहाँ पे था और ये साउथ में था, राइट। ये साउथ में था, तो जाहिर सी बात है ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, फिर यहाँ पे लो प्रेशर होगा, राइट। और यहाँ पे भी लो प्रेशर होगा, राइट। और यहाँ पे जो होती चीज़ें, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री होती है आपका नॉर्थ में, 90 डिग्री यहाँ पे होती है जो कि यहाँ साउथ में, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये चीज़ें हम लोग देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे भी हाई प्रेशर होता है। देखिएगा, 1 लो प्रेशर, 2 लो प्रेशर, ठीक है, 1 2 हो गया और ये तीसरा लो प्रेशर हो गया। तो लो प्रेशर कितने हो गए टोटल? कितने? 1 सेकेंड, मैं एक देख लेता हूँ कितने प्रेशर बेल्ट बन रहे हैं। 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 4 5 6 7, टोटल कितने? 7 प्रेशर बेल्ट है, राइट। 7 प्रेशर बेल्ट है। तो उनमें देखते हैं कि कितने लो प्रेशर कितने हाई प्रेशर है। तो पहले हम लो प्रेशर, 1 लो प्रेशर, 2 लो प्रेशर और 3 लोग क्या है? लो प्रेशर। और रेस्ट अब कितना बचा? 4 क्या होगा? ये आपका हाई प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब हो गया निम्न उच्च दाब और हाई प्रेशर मतलब उच्च वायु दाब हो गया, राइट। दूसरी चीज़ हमने जो इसी में आगे करके पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोग? ये पढ़े थे कि जो विंड्स होती है, मतलब जो टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर एंड द प्रेशर के बीच में जो होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है? घट जाएगा। अगर टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो ये चीज़ है, हमेशा जो विंड्स होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, राइट। ये इस तरफ कुछ चलती है, इस तरह से चलती है, राइट। ये चीज़ देखिएगा, ये चीज़ हम लोग प्रीवियस की क्लास है रिवीजन कर रहे हैं, बस मैक्सिमम 5 मिनट विल टेक द, राइट। इसके बाद हम लोग क्या देख लेते? अगली टॉपिक हम लोग देखेंगे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। क्लाइमेट एंड द वेदर, राइट, क्लाइमेट एंड द वेदर। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। क्लाइमेट का मतलब, क्लाइमेट क्या है? ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लंबे समय तक का है। ये वेदर क्या है? ये शॉर्ट टर्म है, राइट। ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये हो गया, आज यहाँ पे ठंडी है, आज वेदर बहुत खराब है, रेनफॉल हो रही है, बहुत वेदर खराब है। क्लाइमेट
यहाँ का क्लाइमेट जो होता है बहुत हार्श है, मतलब हमेशा गर्मी वहीं पड़ती है, हमेशा जो कि ठंडी ही पड़ती है। और यहाँ के जो वो फौना फ्लोरा या फिर जो पेड़ पौधे ग्रास वगैरह होती हैं उनका जो है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, कौन सा ट्री होगा, कौन सी ग्रास होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं शीशम, महुआ, सागवान और रेडवुड, राइट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपका क्लाइमेट से रिलेटेड होती हैं। वेदर होता है वो चीज़ होती है। तो आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जब मैं अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन बताऊंगा तो उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि डे एंड नाइट क्यों होता है, ठीक है। और ये जनवरी फरवरी किस हिसाब से कैलकुलेट किया था। फिलहाल के लिए बस इतना है, हम लोग रिवीजन किए। अब अपनी क्लाइमेट एंड वेदर के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जब हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो हम एक चीज़ देखेंगे, ये चीज़ ये देखेंगे कि क्लाइमेट सॉरी, क्लाइमेट हमारा ये टॉपिक रहा है। और इसमें हम देखेंगे क्लाइमेट जो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर, राइट, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एटमोस्फेयर का मतलब ये हो गया कि आप वर्टिकल मतलब अर्थ से आप अगर स्पेस में जाते हैं तो इसको वर्टिकल बोलते हैं। और जब हम ऐसे ही जाते हैं, अर्थ पे चलते ही जाते हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, राइट। मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से मैप बनेगा हमारा। अगर ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हम इसको वर्टिकल बोलेंगे, राइट। इसको अभी एक सेकंड मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा, हॉरिजॉन्टल, राइट। इस चीज को समझिए। इसको क्षैतिज बोलते हैं शायद, क्षैतिज, हाँ, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। मतलब क्या है कि हम सरफेस से कहाँ जा रहे हैं, स्पेस। और क्या है यहाँ पे कि हम सरफेस से, तो हम सरफेस पे ही रहे हैं, बट चेंज क्या हो रहा है, प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। ये चीज को समझ गए। अगर इस डायग्राम को समझ गए हैं तो हम जो पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, ये यही वाला पढ़ेंगे, वर्टिकल मतलब ये चीज, वर्टिकल मतलब हम सरफेस से जब ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल या फिर स्पेस में जो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है जो या जिस तरह के हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो गैस पार्टिकल्स, वाटर इन द एयर और विंड्स की स्पीड जो हवा चलती है, जो यहाँ पे हम फील कर सकते हैं, यहाँ पे तो क्या हम यहाँ पे भी जाकर के वैसे फील कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक मूवी देखेंगे ग्रेविटी, उसको जो है कि ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था, ग्रेविटी, तो वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या है मतलब, क्या है, जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, मतलब सरफेस से जब हम स्पेस की तरफ वर्टिकली जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, डेंसिटी जो होती है या सघनता होती, जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। सॉरी, ये इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, राइट। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे प्रेशर, अगर प्रेशर मान लीजिए 50 है, अगर हम यहाँ पे पहुँच गए, प्रेशर क्या होगा, इसका कम हो जाएगा, हो सकता है 5 यूनिट हो। मतलब क्या, अब ऐसा आपके दिमाग में आएगा, ऐसा क्यों है, राइट, ऐसा क्यों है। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार रखा। इंसोलेशन जब आपको टॉपिक क्लाइमेट का ही पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा कि मतलब क्या है चीज़ें। तो इस चीज़ को आप अच्छे से और रिकॉग्नाइज करिए। दूसरी बात यह है कि हम जो आज एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे, राइट,
जब हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चीज़ को देखिएगा आप, एटमॉस्फेयर में क्या करें। पहली बात इसकी कंपोजिशन क्या है, राइट, और क्या क्या चीज़ें, स्ट्रक्चर क्या क्या है इसमें, राइट, स्ट्रक्चर क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या है ऑफ वेदर का एंड क्लाइमेट का। द क्लाइमेट एंड वेदर मतलब क्या है, पहले हम इसको पढ़ेंगे कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपोजिशन। कंपोजिशन कंपोजिशन, राइट, कंपोजिशन। कंपोजिशन इन द सेंस कि हमें इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, गैस, वाटर, पार्टिकल्स कुछ वगैरह होते हैं। अगर आपको पार्टिकल्स नज़र नहीं आते हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, आप घर से निकलिए, मुंह हाथ धो करके अपना पूरा अच्छे से, और फेस को कवर मत करिए। वो जाहिर सी बात है कोविड-19 के चक्कर में लोग अब फेस कवर करके चल रहे हैं, अच्छी बात है, ये हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा होता है कुछ ऐसी डिजीज होती हैं। जब मैं आपको कोई सर जब आपको साइंस पढ़ाएंगे उसमें डिजीज का पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे बहुत सी डिजीज होती हैं, जैसे उनको क्लासीफाई किया गया होता है स्प्रेड के थ्रू कि किस माध्यम से किसी को हो सकती है। तो एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब अगर हम दो लोग हैं बात कर रहे हैं, ये कोविड-19 क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। हम लोग क्यों कहते हैं 2 गज की दूरी है, मास्क है जरूरी, इसलिए कि जब हम बात करेंगे तो हमारे जो माउथ से जो भी कुछ निकलता है, बैक्टीरिया वगैरह निकलती हैं, उनके तक ना पहुँचे, क्योंकि जो बैक्टीरिया व वायरस होते हैं उनका एक डिस्टेंस होता है ट्रेवल करने का, अदरवाइज वो डेड हो जाएंगे या फिर फर्श पे गिर जाएंगे। दूसरी चीज़ है तो उसमें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो आप जब नहा धो करके बाहर जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो एक काम करिएगा, कुछ कॉटन लीजिएगा, उसमें कुछ वाटर लेके इसको आप ऐसे करिएगा तो वो उसका कलर डल हो जाएगा। मतलब क्या, कुछ ऐसे डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। जब मैं आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप PM2 PM2.5 ये सारी चीज़ें क्योंकि दिल्ली में देखिए 4 या 3 को जब दीपावली होगी, इसके बाद देखिएगा इतने पटाखों के धमाके होंगे कि दिल्ली में धुंध जैसा हो जाएगा, राइट, विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, तो वो अलग टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर मैं बात करूं तो गैसेस, वाटर, पार्टिकल्स, राइट, ये 3 चीज़ हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगली क्लास कंटिन्यू बाद में करेंगे। तो जब हम गैसेस की बात करते हैं तो सर गैस कौन सी हो सकती है, ये चीज़ तो हमें पता होना चाहिए, को पता होना चाहिए। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जो भी मेरी क्लास है वो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, ना कि आपको रटने के लिए। पता चले मैं आपको 50 फैक्ट्स दे दूँ और आज बताऊँ और आप पढ़िए, उसके बाद जाइए और अगले दिन अगर क्लास में बैठिए पता चले सब कुछ गायब है। नहीं, ऐसा नहीं होगी हमारी क्लास। ऐसा इसलिए नहीं होगी कि मैं खुद नहीं याद कर पाता, तो आपको कैसे मैं कहूँ कि नहीं करूँ। वही गांधी की कहानी याद करिए कि गुड़ खाना है, अगर मैं खुद ही खा रहा हूँ तो दूसरों को कैसे बताऊँगा कि भाई गुड़ खाइए, राइट। तो ये जो गैस होती है सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा रेशियो में होती है नाइट्रोजन। ये घबराइए मत, जो भी गैसेस है यहाँ पे वो सारी गैसों का मैं आपको तरीका बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगा। एक्सप्लेनेशन इसलिए करूंगा कि बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये कंपोजिशन है इनका, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वहाँ पे दिखना चाहिए, बुक का PDF है। ये हमारे एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है देख सकते हैं, गैस है, वाटर है, वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल्स। जो गैस है, हम उस गैस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, मतलब मोर देन दिस गैस या फिर अदर गैस,
या फिर उनको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कम, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम आपको दे देगा लगाने के लिए। तो आप ये मत कहिएगा कि मुझे याद नहीं हो रही, हमें भी नहीं याद है, नो डाउट, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे याद है। जाहिर सी बात है, हम मोर देन 2 डजन बार इसको पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात हमें याद हो सकती है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बात हमें क्या है, नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन। दूसरी क्या है, ऑक्सीजन। तीसरी, थर्ड क्या है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम थोड़ा सा अपना पेन चेंज करेंगे, क्योंकि अभी ड्रामा चल रहा है CO2 को लेकर के, ठीक है, CO2 को लेकर के चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि इसी पे मैं क्लास अपना बंद करूँगा जब आए। नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, एक्सॉन है, हाइड्रोजन है, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इनका जो कि फॉर्मूला मार्क का भी दिया हुआ है किस तरह का है, और इनकी परसेंटेज 78 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 2/3, मोर देन 2, या फिर 3/4 वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, और उसके बाद जो कि CO2। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिबेटेबल और सबसे जो कि सब्जेक्टिव जो टॉपिक इन गैसों में होती है, आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, दूसरी जो बढ़ती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड जो है कि O2, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ये 3 गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर अपनी क्लास यहीं पे इन करूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप देखिएगा। नाइट्रोजन हमारे एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ये चल रही है कि हम लोग यूरिया, आप नाम सुने होंगे, एक केमिकल फर्टिलाइजर होता है, और नीम कोटेड यूरिया का भी नाम सुना होगा। पहले हम यूरिया की बात करते हैं। जो हमारा रेशियो है सॉयल में, वो जो होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं, और उससे क्या सॉयल की जो फर्टिलिटी होती है कम हो गई। दूसरी चीज़, ऐसे कुछ क्रॉप्स होती हैं कि वो खुद एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करती हैं, लेकिन कुछ बहुत से ऐसी क्रॉप्स होती हैं कि जो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इतना होने के बावजूद भी, इतना परसेंटेज 78%, मोर देन 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी, इंडिया में जो है कि आप देख सकते हैं कि सॉरी, जो सॉयल होती है उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। मतलब क्या है कि जो सॉयल में बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम जो भी हो, एग्रीकल्चर का टॉपिक है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। लेकिन जो पल्सेस की जो क्रॉप्स होती है, वो उसमें अब देखेंगे उनकी रूट में जा करके, तो इतने छोटे छोटे राउंड टाइप के बने होते हैं। तो उसमें एक बैक्टीरिया होती है जो एटमॉस्फेयर से, इसलिए कहा जाता है कि लैंड पे अपने कम से कम 1 से 2 साल अल्टरनेटिव पे अपने लैंड पे एग्रीकल्चर के लिए पल्सेस को हार्वेस्टिंग करिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की जो रेशियो है सॉइल में वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, नाइट्रोजन का यूज क्या है, नाइट्रोजन जो फायर होता है उसको कंट्रोल करती है, राइट। अगर समझिए कि नाइट्रोजन अगर एटमॉस्फेयर में इतना ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि अगर फायर को कंट्रोल कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, जो हमारा CO2 है, CO2 का अगर परसेंटेज देखेंगे आप, बहुत कम है, देख सकते हैं 0.036 है। तो इम्पोर्टेंट किस लिए ज़रूरी है, और इसका जो है कि थ्रेड्स क्या है, इस चीज़ को समझने की बात है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, इसको वार्म रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो गया, इसका थ्रेट क्या है?
थ्रेट ये है सर साहब कि इसका जो रेशियो ये है ना, परसेंटेज लेवल, ये इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज अगर होगा तो वार्म लेवल जो है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगी कि जो वर्ड सुनते होंगे आप, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से जब वार्म लेवल बढ़ेगा इसका, क्यों? क्योंकि इसका रेशियो जब बढ़ेगा तो ये जो है कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जो है कि होने लगा। जलवायु परिवर्तन जब क्लाइमेटोलॉजी जब इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए, और इस समय ग्लासगो कहाँ पड़ता है आपको मैपिंग का बता दें, स्कॉटलैंड। जब मेरी करंट की क्लास आप लोग करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मैपिंग के थ्रू मिलेंगी। ग्लासगो में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं। वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसको वहाँ पे नाम है COP26। मतलब आपके दिमाग में है COP क्या हो गया, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है, बस ये इतना ही मैं बता दूं कि जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस कितना परसेंटेज पे है, उनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरी चीज़, सबका क्या क्या नेचर है आपको पता हो गया। ये नाइट्रोजन किस लिए है? एग्रीकल्चर के लिए है और जो डिजास्टर से शेप करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए होती है? एटमॉस्फेयर को वार्म करने के लिए होती है। और ऑक्सीजन को तो आपको पता है कि हमारे जो ब्रीथिंग वगैरह होती है ऑक्सीजन के लिए ये चीज़ यूज करते हैं। तो ये हमारे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। अगले ये गैस का जो कि ये इम्पॉर्टेंट पर लिए, और उसके बाद जो है कि हमारा ये वेपोरेशन हो गया। और आगे जो है कि हम इसको और देखने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कल, मतलब जब 1 नवंबर को जब हमारी क्लास होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। हम लोग आज क्या पढ़े थे उसको? कंपोजिशन ये हम लोग पढ़ लिए, कैसे कौन सी गैस है। और ये क्या है? स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे कब? आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम का मतलब कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।